नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव और आप देख रहे हैं न्यूज आवर, आपका अपना लोकप्रिय सैटेलाइट टीवी चैनल। आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जो केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के तमाम विद्वान जनों में अपनी खास पहचान रखते हैं। शोषित, दबे, कुचले, पीड़ित, बेरोजगारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ वह शिक्षाविद हैं जिन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाने के साथ बल्कि उनके उत्थान को लेकर भी लगातार काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वह आज शख्सियत जो केवल एक अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज, देश और प्रदेश के अन्य लोगों के लिए दिन रात प्रयासरत हैं कि कैसे उनकी उन्नति हो, कैसे तरक्की हो और कैसे लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त हों। हमारे साथ वह शख्सियत है प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र दोहरे जी, जो लगातार कई वर्षों से सामाजिक सेवा के साथ शैक्षिक सेवा में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के कोने कोने में तमाम बुद्धिजीवी लोगों में अपनी पहचान रखते हैं। उनकी पहचान इसलिए भी है क्योंकि वो जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं उसकी इच्छा पूर्ति वो अवश्य करते हैं। उन्होंने कर भी दिखाया है और लगातार तमाम मूवमेंट से जुड़कर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक शिक्षाविद भी हैं और इसके साथ सामाजिक सरोकार से भी उनका खासा नाता है। राजनीति का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनका जो परिवेश है वो एक तरीके से धरातल से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को एक तरीके से सिद्ध करके दिखाया है। वह शख्सियत आज आपके सामने रूबरू होंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे किस तरीके से उन्होंने खुद को मजबूत किया और उसके साथ समाज को मजबूत बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। समाज जो आज दबा है, कुचला है, पीड़ित है, शोषित है, उसको कैसे मूवमेंट के अनुसार मजबूत बनाया जाए, इस पर वो आज हम लोगों को अपने अनुभव साझा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सर, सबसे पहला आपको सवाल कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप सबसे पहले शिक्षा के रूप में सबसे पहले मजबूत हुए और उसके बाद सामाजिक सरोकार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, जहाँ तक सामाजिक सरोकार का संदर्भ है, संबंध है, तो ये जो प्रेरणा है वो बहुत पुरानी है। और जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में था जी 1996 में, तो एसएन इंटर कॉलेज कन्नौज का मैं विद्यार्थी था जी। उस समय से एक समाज में कुछ करने की तमन्ना रही है। और उसके बाद फिर परिवार के लोगों ने प्रेरित किया कि अगर बाबा साहब की बात मानते हैं आप, तो आपको जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनिए, फिर संगठित होइए, फिर संघर्ष करिए। तो वो जो एक मन में एक प्रेरणा थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, तो उन कंडीशंस में जब हमने इसको शुरू किया तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा गैप किया और अपने को एजुकेशन में डाला और पढ़ाई के प्रति ज़्यादा समर्पित हुए। और पढ़ते करते हुए फिर मैंने पीएचडी की, फिर लॉ किया और डॉक्टर अम्बेडकर की उसी लाइन को हम मेंटेन कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ज्ञान को अर्जन किया जाए जी। ये विशेष उद्देश्य हमारा रहा है। और उसके बाद फिर हमने तेजी के साथ सामाजिक कार्यों में जो है वो अपने को प्रेरित किया। जी सर, आप मजबूत रूप से जहां पर आपने शिक्षा का आयाम पाया, आपने पीएचडी की, लॉ किया और उसके बाद आप एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गए हैं। इसके साथ आप सामाजिक सेवा में भी सरोकार रखते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों जगह को? देखिए, करने वाले के लिए सब कुछ मैनेज किया जा सकता है और ना करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं जीवन में। और जो करना चाहता है वो कर सकता है। सामाजिक कार्यों के लिए सबसे पहले तो आपके मन में संवेदनशील मानव की भूमिका होनी चाहिए। समाज के प्रति, अपना पे बैक टू सोसाइटी के प्रति एक भावना होनी चाहिए कि हमें जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, गांव में, जिले में, प्रदेश में, हम उसके प्रति मेरे ऊपर कुछ ऋण है, उसको हमें उतारना चाहिए जी। तो ये सब कुछ मैनेज संभव है और समय भी निकाला जा सकता है और वो तमाम चीज़ों को करके हमने उसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो ये सब संभव है, किया जा सकता है। सर, एक चीज देखी जाती है कि बहुजन समाज के उत्थान को लेकर लगातार आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं और केवल प्रदेश में नहीं, देश के कोनों कोनों में जाकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बहुजन समाज को एक जाति विशेष में समेट कर रख दिया गया है, जबकि बाबा साहब की परिकल्पना हो या बीएसपी संस्थापक मानव कांशीराम की
साहब की परिकल्पना हो, उन्होंने कहा बहुजन समाज वह है जो शोषित, पीड़ित, दबा, कुचला सर्व समाज के लोग इसमें समाहित होते हैं, जो चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको उन्होंने बहुजन समाज में लेके चले थे। लेकिन आज के परिवेश में आज बहुजन समाज को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुजन शब्द जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के समय का है। जी। और आपको पता होगा कि जो ऑल इंडिया रेडियो था, जी। उसका भी जो स्लोगन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी। इस तरीके का स्लोगन था। और बाद में तमाम लोग आए, उनको आत्मसात किया। हम्म। बहुजन का मतलब सीधा है कि बहुत सारी आबादी वाले लोग, बहुत जन। तो उसमें बहुत जन कौन है, ये जो है सभी को पता है कि बहुत जन कौन है। और जब बहुत जनों का कल्याण होता है तो उसको बहुजन कल्याण कहते हैं। चाहे वो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो डिप्रेस क्लास के एसटी कम्युनिटी के लोग हों, किसी के भी हों, यहाँ तक कि जो आर्थिक रूप से सर्व समाज में भी जो लोग हैं, उनके भी कल्याण के लिए ये बातें कही जाती हैं। और रह गई बात कि इसके कल्याण के लिए क्या सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, ज़मीन पर उसका लाभ भी मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है वो 30 तारीख है और खास तौर से जो केंद्रीय सरकार है जी, उसके आज 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जी। और तमाम जगह प्रायोजन है। सरकार ने भी बहुत सारा काम किया है जी। और बहुत सारी योजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे भी बढ़ा है जी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, ये ज़रूरी है कि अभी और कुछ करना आवश्यक है जी। तो मैं उनको भी सरकार को भी बधाई दूंगा कि वो और निरंतर अच्छे स्कीम्स लेकर के आए और समाज भी उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार समाज उनको कोऑपरेट भी कर रहा है और वो लोग भी कर रहे हैं। तो इसका आने वाले समय में जो नीतियां बने उसमें थोड़ा सा और अच्छा करने की आवश्यकता है और ज़मीनी हकीकत भी होनी चाहिए, खाली कागजी जो है पेट ना भरा जाए विशेष रूप से। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी जो अरमापुर में स्थित संत रविदास सेवा समिति में उन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी निर्माण किया है जो आज बच्चों के लिए बहुउपयोगी है, जहां क्षेत्र के बच्चे पहुंचकर ज्ञानार्जन कर रहे हैं। और ये ऐसी पहली लाइब्रेरी उस क्षेत्र की है जो ऐतिहासिक लाइब्रेरी है और पूरी तरीके से फुली डिजिटली बनाई गई है। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई और आपने जो अपना प्रोजेक्ट रखा वो आज कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में सराहना की जा रही है और तमाम सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अखबार हो या टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है और उसको लेकर भी जो कमेंट आ रहे हैं आपके समिति की, आपके लिए तमाम ढेर सारी प्रार्थना की जा रही हैं, दुआएं लोग दे रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि बहुत सराहनीय काम है। तो कैसे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आप प्रशांत जी, मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा से पहले एक और काम हम लोग किए। हम लोग एक बहुजन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रिसर्च मूवमेंट ट्रस्ट है, उसके माध्यम से बहुजन समाज में विशेष रूप से SC/ST कॉन्क्लेव एक किया था हम लोगों ने 2018 में होटल लैंडमार्क कानपुर में। और उसमें ये नहीं कहा गया था कि खाली यहीं तक ये सीमित रहेगा। उसी के तुरंत बाद हम लोगों ने एक समाज को फुल्ली एयर कंडीशन जो है GPS लैस एक शववाहन डोनेट किया था जो आज के समय करीब 5 से साल ज़्यादा हो गया है और वो 1600-1700 के आसपास लोगों को उसने, सभी जाति धर्म के लोगों को उसने सहयोग किया है, वो हमारे पास है। और फिर तुरंत इसकी प्रेरणा मिली कि भाई यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और वो भी डिजिटल होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल तो बहुत सारी हैं और बनाएंगे भी भविष्य में। तो ये बहुत अच्छा रहा कि उसमें सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया आर्थिक रूप से और हम सफल भी हुए और हम लोगों ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। उसमें बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी आ गए हैं और उसको हम और एक्सटेंशन उसका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कन्नौज में भी, जहाँ के हम मूल निवासी हैं, वहाँ भी हम उसको ले जाना चाहते हैं। हम एक वहाँ पर भी बनाना चाहते हैं और कानपुर में चल रही है एक फिजिकल और लाइब्रेरी हम सदगुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर के अंदर ही स्थापित करने जा रहे हैं बहुत जल्द से जल्द। सर, अब अगर वर्तमान जो सिनेरियो की बात की जाए कि आप बहुजन समाज को किस स्तर पर देख रहे हैं कि उनकी आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तरक्की को किस रूप में आप आंकते हैं? क्या उस तरीके की उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ सपने देखे जा रहे थे, जो राजनीतिकरण हुआ, जो बाबा साहब ने सपना देखा, जो कांसी राम साहब ने सपना देखा, क्या वास्तव में हम उस ओर पूर्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या महज एक राजनीति है? देखिए, राजनीतिक लोग भी समाज के लोग होते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज की तरक्की के लिए 4 प्रकार के प्राविधान किए। उन्होंने 4 प्रकार के रिजर्वेशन होल्ड कराए समाज को।
और वो रिजर्वेशन कौन से हैं? सबसे पहला तो उन्होंने रिजर्वेशन जो लोकसभा और विधानसभाओं के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है, जिसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा, वो रिजर्वेशन जिससे कि अनुसूचित जाति के वर्ग के SC/ST के लोग इन जगहों पर पहुंचे और समाज की बात करें। दूसरा, उन्होंने एजुकेशन में रिजर्वेशन की भाई ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो सरकारी विद्यालयों में उनके लिए विशेष रूप से प्रवेश करें, और वो गए और वो सफल रहा वो जो है रिजर्वेशन। उसके बाद जब वो पढ़ लिख जाएं तो सरकारी नौकरियों में वो जाएं, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। बहुत कुछ जो आज आप लालिमा देख रहे हैं समाज को, वो उसी रिजर्वेशन का प्रतिफल है। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई तो मिल तो जाएगी नौकरी, लेकिन क्या वो समय समय पर प्रमोशन होगा? तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन। तो डॉक्टर अंबेडकर द 4 टाइप रिजर्वेशन द गिवन टू द SC/ST कम्युनिटी, तो ये 4 प्रकार के रिजर्वेशन दिए, तो उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन समाज का किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री थे, और मुझे लगता है कि अगर वो उनको योग्यता के अनुसार यदि उनको वित्त मंत्रालय उस वक्त दिया जाता, तो मेरा ये दावा है कि शायद जो अनुसूचित जाति के लोगों में आर्थिक विपन्नता है आज के समय, शायद वो कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम लाते, और आज जो आर्थिक रूप से कमजोर है विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग, वो काफी बलिष्ठ हो गया होता। आज योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका जमीनी असर उतना है नहीं। सही बात तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और उसके लिए जरूरी है कि जो लोकेशन बजट हो वो अच्छा हो, और ऐसा हो नहीं रहा है। SC/ST कम्युनिटी के साथ महिलाओं को उन्होंने जोड़ के रखा है, तो जो बजट अलॉट SC/ST को होता है वो जनरल महिला, हमें किसी का कोई विरोध नहीं करना, लेकिन जिस मद में खर्च है, क्योंकि वीकर सेक्शन 1 में जोड़ दिया है, तो इसको भी मैं निवेदन करूंगा कि इसको सेपरेट किया जाए, और टोटल का टोटल पैसा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आए, और उनको व्यापार करने में GST में कुछ जो है छूट मिले, सहूलियत मिले। और जो विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति वर्ग के पास काम रहा है पैतृक, इसके वजह से लोग बदनाम भी रहे हैं, अपमान भी झेलना पड़ा, आज भी झेल रहे हैं, वो विशेष रूप से अगर हम बात करें चर्मकार समाज का, तो आपको पता होना चाहिए देश का बहुत बड़ी निर्यात चर्मकार जो है चमड़े की है। कानपुर से मैं हूं, तो विशेष रूप से मैं बता सकता हूं कि कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा उद्योग था, वर्ल्ड क्लास का, आगरा और ये। लेकिन आज हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, चर्मकार समाज है, वो महज आज केवल नौकरी करके रह गया, उनकी उंगलियां गल गई हैं। तो ये जो सेक्टर है, खासतौर से लेदर सेक्टर, इसमें हमें कम से कम 50% की हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, और जो करना चाहे वो, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार का सहयोग चाहिए, और उसमें उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएं और स्पेशल टैक्सेस में रिबेट किया जाए उनको। जो जहां पर ये लेदर जो है हब बन रहे हैं, वहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा स्पेस किया जाए, बिकॉज हम लोग उसी के लिए आज भी बदनाम है। तो ये मौका मिलना चाहिए समाज के लोगों को। बिल्कुल सर, आप चर्मकार समाज को भी एकत्र करने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही राजनीतिक शैक्षिक रूप से आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, देश के कोनों कोनों में जा रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी आपने प्रस्ताव रखा, केंद्र सरकार सामने भी आपने प्रस्ताव रखा है, तो मुख्य मुद्दा क्या है? किस तरीके से चर्मकार समाज की उन्नति की बात आप सरकार के सामने रख रहे हैं? क्या मांगे हैं या क्या प्रस्ताव हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रस्ताव तो बहुत सारे सरकार के लोगों से डिस्कस हुआ है, इस संबंध में बात भी कही गई है। मेरा केवल ये कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई हमें अपने गंदे काम छोड़ देने चाहिए। हमारे समाज ने किया भी, और पढ़ लिख करके आज इतने मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन उस समय पर काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही गंदा तरीका था। ठीक है, लेकिन आज के समय जो है वो मशीनीकरण का युग है। आज के समय जो हमारे बदनाम हमको करने वाले जो पेशे थे, आज वह मशीनीकरण हो गया है। आज जो है वहां पर जो ठेकेदार है वो दूसरी कम्युनिटी का है, और फिर लेबर के लेबर हम आज भी लेबर ही हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर सरकार इसमें कुछ काम करे जो है समाज को, कि भाई जो जिस काम को पहले से कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज को पीछे ढकेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर अपने मन से करना चाहता है तो उसको सहूलियत मिलनी चाहिए, उसको रिबेट मिलना चाहिए, उसको छूट प्राप्त होनी चाहिए। ये तो सर व्यवसायिक हो गया, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए चर्मकार समाज की बहुत बड़ी देश में संख्या है, उत्तर प्रदेश में खासी संख्या है जिसे चर्मकार समाज बोला जाता है। लेकिन जो अभी विधान परिषद के चुनाव हुए या अन्य जो चुनाव होते हैं उसमें कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है, लेकिन भागीदारी सबसे ज्यादा इन्हीं वोटरों को होती है। उसको किस आईने से देखते हैं या किस नजरिए से देखते हैं,
और क्या कहेंगे, क्या वहाँ लोगों की संख्या राजनीतिक दलों को रखनी चाहिए कि जिनका सबसे ज्यादा वोट ले रहे हैं? देखिए, ये बात हमने कई प्लेटफॉर्म पर कही है और मैं हमेशा कहता हूँ कि वैसे मैं कोई विभेद नहीं कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, उसने हम सबको इकट्ठा करके रखा है। लेकिन सब कास्ट एक इशू है, इसको भी समझना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो चर्मकार समाज की ही पूरे देश में जी। तो उन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि शायद सेंट्रल और स्टेट में नहीं है जी। वो होना चाहिए, चाहे वो मशीनरी में हो और चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट में हो। और अभी हाल में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ के MLC माननीय बनवारी लाल दोहरे जी साहब वो नहीं रहे, तो उनके जगह पर जो सीट थी जी, उसको हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद कन्नौज से फुलफिल की जाएगी और उसको चर्मकार से फुलफिल की जाएगी जी। लेकिन वो हो नहीं पाया, जो भी रीजंस रहे हों। ऐसे बहुत सारे पद हैं जो अनुसूचित जातियों के हैं, उनमें जो आबादी के दृष्टिकोण से जो प्रतिनिधित्व का मतलब ही होता है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही है। मुझे लगता है सरकारों को, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि साहब ये जो आबादी है इसके अनुरूप डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि इस समय 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति में चर्मकार समाज की आबादी देश में मौजूद है। इसमें कोई संदेह की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको जगह जगह प्रतिनिधित्व भी उचित मामलों में मिलना आवश्यक है। सर, किसी भी युवा का या फिर किसी भी बेटे का या परिवार की इच्छा होती है, खासकर हर युवा की इच्छा होती है कि वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी पद प्रतिष्ठा पर स्थापित हो। आपको वो सब चीजें मिली, ये पहला उद्देश्य होता है। अंतिम उद्देश्य भी होता है व्यक्ति का कि नौकरी के बाद या अपने व्यापार के बाद वो किस क्षेत्र में काम करेगा। तो आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब आदमी पढ़ लिख कर थोड़ा मजबूत हो जाए बौद्धिक रूप से, विशेष रूप से, तो उसको अपने समाज के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी चाहिए और उस सब को एग्जीक्यूशन में लाना चाहिए। तो वो एग्जीक्यूशन का जो सबसे बड़ा स्टूल है वो है पॉलिटिक्स, ये सभी ने कहा। तो जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि मैं भी शायद इसी बारे में सोच रहा हूँ कि भविष्य में अगर प्रतिनिधित्व करने को मिलता है एज ए पॉलिटिक्स में और समाज के लिए, तो मैं जब समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। मुझे जो ऐसा महसूस होता है और ये अवसर मिला तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डिलीवर करूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी, जो अपने जीवन के अनुभव को साझा कर रहे थे और इसके साथ ही जो देश और विदेश में चर्मकार समाज की जिस स्थिति में उन्नति होनी चाहिए थी उसमें उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही आज सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बधाई दी है और ये भी कहा है कि सरकार ने जो अभी तक काम किए हैं वो बहुत ही ठीक है और इसके साथ ही कुछ और उन्नति और तरक्की के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार को नई पॉलिसी लानी होगी। खासकर चर्मकार समाज के जो पैतृक कार्य थे चर्म शोधन का, उसमें उनको हिस्सेदारी दी जानी चाहिए और राजनीतिकरण में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसको भागीदारी भी सरकार को देने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र कुमार जी अपने जीवन काल में लगातार जहां एक और शिक्षाविद के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज वो पूरे रूप से मजबूत हैं और साथ ही साथ वह समाज के उन्नति को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं और कई संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खासकर युवाओं को किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, इस पर उनका खास ध्यान रहता है और उसको लेकर वह कई चाहे कंपनियां हों या कई संस्थान हों, उनके साथ जुड़कर लोगों को रोजगार प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। खासकर उनका जो ध्यान रहता है वह कैसे लोग शिक्षा से मजबूत हों, उसको लेकर डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिजिकल लाइब्रेरी हो, इस पर उन्होंने कई प्रोजेक्ट अपने किए हैं। हमारे साथ आज खास शख्सियत कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं जिस तरीके से वो लगातार डिजिटल लाइब्रेरी या अन्य सामाजिक संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं उसमें उनको तरक्की मिले। और उन्होंने राजनीतिकरण के लिए जो बात कही कि चर्मकार समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस पर सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा कि देश की आधी आबादी जो चर्मकारों की है उसे उसमें हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ आवर।